हम में से बहुत से लोग कोशिश करते हैं जानने के लिए कि कोई शॉर्टकट है। क्या पता कोई तो शॉर्टकट हो। ठीक है, नहीं बता सकते, लेकिन होगा तो। ये जो लोग धीरू भाई अंबानी टाइप के लोग बनते हैं, जो बिल गेट्स टाइप के लोग बनते हैं, ये ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ जानते हैं जो ये नहीं बताएंगे। इसलिए हम खोजते रहते हैं। है कोई शॉर्टकट सक्सेसफुल बनने का? वही मैं बताने वाला हूँ। उस शॉर्टकट का नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। लेकिन वो भी कितनी प्रैक्टिस? मिनिमम 10 साल। अगर हर रोज़ 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 10 साल। अगर रोज़ 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 5 साल। और अगर हर रोज़ 15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो 3 साल। लेकिन 15 घंटे प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं, इसलिए दिमाग में ये मत सोचिएगा कर लूँगा। इसलिए मिनिमम सोच के चलिए कि मैं गिरी से गिरी हालत में अगर कोई चीज़ पा जाता हूँ जिसको मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ तो मैं शायद 5 घंटे बहुत होता है यार। और रोज़ अगले 5 साल तक प्रैक्टिस करूँगा, तब जा कर के मेरे उतने टाइम पूरा होगा जिसमें मेरा ब्रेन के न्यूरॉन्स ऐसे हो जाएंगे कि जहाँ पर किसी और को नहीं दिख रहा कुछ भी मुझे दिखता है। जहाँ पर बिल गेट्स को एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है, किसी को दिखता ही नहीं। बिल गेट्स की तो कल बात की थी, आज एक दूसरी फील्ड के लोगों के बारे में बात करेंगे। वो भी बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन बिजनेस में नहीं, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में। इनका नाम शायद आप जानते नहीं हो। इनका नाम था बीटल्स। बीटल्स का बहुत बैंड। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? वो सक्सेसफुल था कि नहीं? इंडिया में ए आर रहमान का नाम सुना है? हाँ, वो तो आजकल है ही फेमस। लता मंगेशकर जी हैं, किशोर कुमार हैं, उसी के बराबर, शायद उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बीटल्स थे। बीटल्स ग्रुप में 4 लोग थे, जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार। 4 दोस्त थे। ये 4 लोग ब्रिटिश से आए थे, इंग्लैंड से, और अमेरिका में आकर के पूरे अमेरिका को कब्जा कर लिया, म्यूजिक इंडस्ट्री को। मतलब छा गए, टॉप पर गए, क्योंकि ये बहुत जीनियस थे, बहुत ही टैलेंटेड थे। खाली टैलेंट नहीं था भाई साहब, कुछ और था। जब ये पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स आए थे, अपने को ये पूछना होगा कि ये चारों के चारों एक साथ उसके पहले कब से थे, कितना टाइम इन लोगों ने साथ में एज अ बैंड, एज अ म्यूजिशियन गुजारा था। सबसे पहले तो लेनिन और मैककार्टनी दोनों ने साथ में म्यूजिक शुरू किया 1957 में, 7 साल पहले, जब वो अमेरिका में पहली बार आए थे फ्लाइट से। देखा जाए तो इंसिडेंटली इनका जो सबसे फेमस रिकॉर्ड था उसका नाम था द बीटल्स व्हाइट एल्बम, और दूसरा था सार्जेंट पेपर लोनली हार्ट क्लब बैंड। ये जब बना है और ये लोग जब साथ में काम करना शुरू किए हैं, उसके और इसके बीच में कितना टाइम स्पैन था? तकरीबन 10 साल का। 1960 में जब ये लोग स्कूल में जाते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो इनको जर्मनी में हैम्बर्ग में बुलाया गया था बैंड बजाने के लिए, म्यूज़िक के लिए। ये उन दोनों की बात है जब हैम्बर्ग में रॉक एंड रोल जो म्यूज़िक के लोग बजाते थे, उसके क्लब्स नहीं हुआ करते थे, उसमें स्ट्रिप क्लब्स हुआ करते थे, कपड़े उतार के जो लेडीज़ डांस करती हैं। ये कौन बता रहा है पता है? फिलिप नॉर्मन, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। उसका नाम है, बायोग्राफी का नाम है शाउट, चीख। और ख़ास तौर से वहाँ पर एक आदमी था, बहुत स्पेसिफिक आदमी, उसका नाम था ब्रूनो। और वो क्या करता था? फेयर ग्राउंड शो, बड़े बड़े मेले कराता था रॉक एंड रोल के, म्यूज़िक के। जैसे पार्टियाँ होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज़। उसका एक इनोवेटिव आइडिया था, बिजनेसमैन था वो। बड़े बड़े ग्राउंड्स बुक कर देता था और ढेर सारे बैंड्स को बुलाता था और शुरू कर दो, शाम से शुरू कर दो 8-9 बजे से, और सुबह तक 6 बजे तक बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। आसपास की जितनी पब्लिक है उसको सुन सुन के आएगी, रहेगी, जाएगी, आएगी, रहेगी, जाएगी। बस म्यूज़िक, म्यूज़िक और शराब। अमेरिका में इसका नाम था नॉन स्टॉप स्ट्रिप्टीज़। रात भर स्ट्रिप्टीज़ होगा बिना रुके। ज़्यादातर जो बैंड आते थे यहाँ पर वो लिवरपूल से आते थे, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर बैंड्स थे। लेकिन पता नहीं किस्मत की बात थी कि ये ब्रूनो पहुँच गया लंदन। और ये केवल किस्मत की बात थी, क्योंकि ये बंदा उस बंदे से मिला जो सोहो में था, और वो बाद में जाकर के लंदन में उसको बुलाया कि मैं तुमको मिलाऊंगा यहाँ किसी से। ये था ब्रूनो का और बीटल्स का कनेक्शन शुरुआती। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ब्रूनो? क्योंकि ब्रूनो ने इन लोगों को कुछ खास चीज़ दिया था। ब्रूनो के पास तो ये लोग गए, इन्होंने बहुत बजाया, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे और भी क्लब्स मिलना शुरू हो गए हमारे बीटल्स को। बीटल्स यंग बच्चे थे, बहुत यंग, बहुत डिसिप्लिन नहीं थे, लेकिन फिर भी बार बार जाते थे लंदन से जर्मनी। क्यों? 2 चीज़ों के लिए, अल्कोहल एंड सेक्स। जो लोग यहाँ बजाते थे उनको ढेर सारा शराब मिलती थी फ्री, और सेक्स मिलता था।
आपको क्या लगता है हैम्बर्ग में क्या मिलता था इन लोगों को? ये लोग म्यूजिशियन बन गए, इसका मतलब वहाँ के बैंड बहुत अच्छा होगा, अकॉस्टिक्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। आपको लगता होगा यार लंदन से बुलाकर जर्मनी में काम कराने तो पैसा तो देते होंगे, पैसा वैसा ठीक से नहीं देते थे। आपको लगता होगा यार वहाँ की जनता पागल होगी, इनके लिए फैंस होगी। ऐसा कुछ नहीं था। दारू पीते थे, रोड पर घूमते रहते थे, चलो गाना चल रहा है, घुस गए वहाँ, वापस आ गए। कोई भी सेवी म्यूज़िक फ़ैन वहाँ नहीं थे, पागल नहीं थे वहाँ फ़ैन। एक चीज़ था खाली, कितना देर तक बजाना पड़ेगा, रात भर, पूरी रात बजाना पड़ेगा, खाली यही वहाँ मिलता था उनको, और कुछ नहीं मिलता था। आपके पिताजी आपको बोलते हैं पढ़ो बेटा, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जो पढ़ पाते भैया पढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर धक्का मार के डाल दिया जाए कोचिंग। मर्जी न मर्जी ज़बरदस्ती पढ़ना पड़े। ऐसे ही मर्जी न मर्जी इन लोगों को ज़बरदस्ती रात भर बजाना पड़ता था। हैम्बर्ग में एक खास नाम का स्ट्रिप क्लब था, उसका नाम था इंदिरा। वहाँ के बारे में बताता है जॉर्ज, बोलता है वहाँ जाकर के हम ना अपनी म्यूज़िक में बेटर हो गए, हमको कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया। क्या करते, हमको रात भर बजाना पड़ता था वहाँ पे, एक्सपीरियंस तो आएगा ही आएगा। बोलते हम लोग फॉरेनर्स थे, लोकल नहीं थे, जर्मन भाषा हमको आती नहीं थी, इसलिए हमको पूरा जी जान लगा के और अच्छा बजाना पड़ता था। एक और चीज़ बोलते, लिवरपूल में जब हम इंग्लैंड में थे, अपने लंदन के पास, तो हम अपने जो भी गाने सबसे अच्छे होते थे वो इकट्ठा करते थे, वही बजाते थे बस। और जहाँ जहाँ भी हमको बुलाया जाता था वही वाला एक ही गाना लोग सब जगह जाके बजा के आ जाते थे। लेकिन वहाँ पर बजाना है आपको 8 घंटे। जर्मनी में एक ही गाना रात भर तो बजा नहीं सकते, 8 घंटे के लिए आपको वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स इकट्ठे करने पड़ते थे। तो शुरुआत में मुझे याद है, बताते हैं जॉन लेनन और बाकी लोग, कि जब हम लोग यंग थे, एकदम शुरुआत में हम जाते थे, पब्लिक आती थी, लेकिन 2 घंटे के बाद हम थक जाते थे और पब्लिक हमसे बोर होकर चली जाती थी। हम कुछ भी बजाएं, बहुत लोग रुकते नहीं थे। लेकिन करीब 6 महीने बाद हमारे पास इतनी वैरायटी आ गई, हमने इतना ज़्यादा बजाना सीख लिया कि लोग जो 12 बजे चले जाते थे, 2, ढाई, 3 बजे तक रुकते थे, क्योंकि हमने बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें बजाना शुरू कर दी। ये लोग 1960 से लेकर के 1962 तक 5 बार ट्रैवल करने गए थे। पहली ट्रिप में पूरे 106 नाइट का प्रोग्राम किया था और हर रोज 5 से ज़्यादा घंटे तक एक रात में बजाना पड़ता था। दूसरी बार जब गए थे तो 92 टाइम्स, मतलब 92 नाइट्स का काम किया था उन्होंने। तीसरे ट्रिप में 48 टाइम्स उन्होंने बजाया। तो ये टोटल कितना हो गया स्टेज पर? 172 घंटे। और लास्ट में 2 और था, और कुल मिलाकर के 270 घंटे उन्होंने बजाया स्टेज पर। जब उनका सबसे पहला रिकॉर्ड बिका, फेमस, वर्ल्ड फेमस, 1200 बार लाइव परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम है। घर पे रिकॉर्ड करके एडिट कर दिया, स्टॉप कर दिया, आराम करने चले गए, बाथरूम करने चले गए। लाइव में ये सब नहीं कर सकते भाई साहब। आपको पता है ये कितनी बड़ी चीज़ है? आज की डेट में ज़्यादातर लोग जो भी बड़े बड़े बैंड्स वाले हैं, पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे करियर में 1200 घंटे नहीं बजा पाते। इन्होंने कितनी बार बजाया? 2 साल में। हैम्बर्ग में इनकी खूब क्रूसिबर हुई। जैसे जीसस क्राइस्ट को ऊपर क्रॉस पे चढ़ाकर मारा गया। जीसस क्राइस्ट भगवान कैसे बने? क्रॉस पे चढ़ के। बीटल्स कैसे बने? हैम्बर्ग की वजह से। तो जब वो लोग गए थे कुछ नहीं आता था उनको, लेकिन जब वापस आए बहुत कुछ आता था उनको। खाली वहाँ पर स्टैमिना नहीं सीखना था, बजाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। 8 घंटे बोल पाएंगे आप? स्टैमिना चाहिए। लेकिन खाली स्टैमिना से भी काम नहीं चलेगा। एक ही चीज़ बार बार नहीं बजा सकते आप, आपको अलग अलग नंबर्स बजाने पड़ेंगे, म्यूज़िक की क्वालिटी बजानी पड़ेगी, अलग अलग गाने सीखने पड़ेंगे। उनको रॉक एंड रोल के अलावा जैज़, क्लासिकल, पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ता था। इसके पहले वो लोग स्टेज पर बहुत डिसिप्लिन थे नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन जब वापस आए तो ये तो ऐसा लगता है कि म्यूज़िकल अवतार लोग आ गए। इनकी तरह कोई और सुनाई देता ही नहीं था। तो सीक्रेट क्या है सर बिजनेस का, लाइफ का, सक्सेस का? मौका तो मिले आपको, कहाँ से खोजेंगे? इनको तो हैम्बर्ग में स्टेज दे दिया गया, लाइव परफॉर्मेंस के लिए कहाँ से आप मौका खोजेंगे? मैंने तो खोज लिया भाई। मैंने तो अपने आप से कहा 2 लोग मेरे को यूट्यूब पे सुनेंगे, बस 2 लोग। लेकिन मेरे लिए 2 मतलब 2000 या 2 लाख पब्लिक। फिर 2 के 4 बनेंगे, 4 के 10 बनेंगे। ये मैंने आज से करीब 3-4 साल पहले शुरू किया था, तब सोचा था। उसके कमाल के रिजल्ट्स आए हैं। लोगों को लगता है यूट्यूब कौन सी बड़ी चीज़ है, यूट्यूब मेरा हैम्बर्ग है। अब मौका आपका है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे खोजेंगे उस चीज़ को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। आपकी मर्जी। देखिए, मुझे करना था और मुझे अभी भी करना है। मौका कहाँ से लाएंगे? कोई देगा नहीं मौका, कहाँ से खोजेंगे?
हमारे कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।